So, good afternoon, students. Today we are going to discuss the exercise of chapter force and pressure. Okay. First of all, before going to the exercise, let's focus on these following keywords which we are able to understand. Okay, which we have already read. Let's revise it first. What is the meaning of atmosphere? पहला पॉइंट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है. What is the meaning of atmospheric pressure? The pressure applied by the atmosphere or the air around us. जो भी हवा हमारे आसपास ऊपर हमारे रहती है या अगल बगल जो भी एयर मौजूद है वो हम पर जो प्रेशर लगाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स उन सारे फोर्सेस को कहते हैं जो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होने से पहले इसको टच करते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं. एग्जांपल्स के बहुत सारे हैं, जैसे हमने देखा था मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है. इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स होता है जो चार्जेस के बीच में लगता है. आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज रिपल पॉजिटिव चार्ज, या आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज रिपल नेगेटिव चार्ज. सो जो ये रिपल या अट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली पुश या पुल हो रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा. तो जो चार्जेस के बीच में पुश और पुल के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसमें स्टैटिक का मतलब है कि जो चार्ज है वो रुका हुआ है, जब ये मूव करने लग जाएगा तो वो चीज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक में आ जाती है. फिलहाल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रुका होना. फोर्स क्या होता है? अब पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल हो सकता है आपको नज़र आए, हो सकता है कई बार नज़र ना आए, कई बार हमारे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, लेकिन जहाँ पे भी पुश और पुल हो रहा है वहाँ फोर्स लग रहा है, या जहाँ पे भी कहीं फोर्स लगा है वहाँ पुश और पुल होगा. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन की दो बॉडीज़ के बीच में जो कांटेक्ट में होती हैं, अगर वो रिलेटिव मोशन करती हैं तो उसको अपोज करने के लिए लगाया जाता है. व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फोर्स विच एक्चुअली अप्लाई ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट विच हैव मास. हमारी जो अर्थ है उसका मास है, तो वो अपने मास की वजह से हर एक चीज़ जिसके पास मास उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जो अर्थ लगाती है, ठीक है. हर एक प्लेनेट की अपनी एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि जिस चीज़ के पास मास होगा वो चीज़ फोर्स लगाएगी, और जिसके वजह जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी. जैसे आपको पता होगा मून पे जो फोर्स है वो 1/6 है, तो वो फोर्स थोड़ा कम लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स कम लगाती है. अर्थ का मास ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा मास अगर आप देखो सैटर्न का, जुपिटर का, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा होगी, ठीक है. व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन. आपको पता होगा फोर्स का हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला? मैं और लिख के थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है. हम लोग जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो जो फोर्स होता है बेसिकली वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है. ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है, तो फोर्स ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है इनटू एक्सेलरेशन. तो वहाँ पे उस जो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में एक्सेलरेशन होता है उसका एक और नाम होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी. तो ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एक्सेलरेशन ही है, ठीक है. जो कि टर्म एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी यूज़ कर देते हैं तब जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से डेवलप कोई एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है. इसकी एक्सेलरेशन की जैसे यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही हमारी ग्रेविटी की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोथ आर द सेम थिंग, बस फ़र्क क्या है कि ये नॉर्मल किसी फोर्स से निकला हुआ एक्सेलरेशन है, और ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स पे एक्सेलरेशन क्रिएट करता है तो उसको ग्रेविटी बोल देते हैं. क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए. ग्रेविटी के बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे. मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि मैग्नेट्स के बीच में लगता है. आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, और आपने सुना होगा नॉर्थ पोल रिपल नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिपल साउथ पोल. तो ये बेसिकली जो है ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है. मैग्नेटिक फोर्स कई बार ये भी ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू लगता है. कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फील्ड लाइंस अपनी फील्ड लाइंस बनाता है, उसके थ्रू लगता है. आपने वीडियो में लेक्चर में देखा होगा ये चीज़ें. तो ये है मस्कुलर फोर्स. क्या होता है मस्कुलर फोर्स? फिर से हमारी मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स बेसिकली एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और हमारी बॉडी से लगाया जाता है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना टच किए किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, वैसे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये बताता है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो कितने एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड द प्रेशर. इसको हिंदी में बोलते हैं दबाव, ठीक है. दबाव, कितना दबाव पड़ रहा है. तो प्रेशर में फोर्स इक्वल टू एरिया लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स और प्रेशर एक दूसरे पे कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एरिया कैसा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. पुल क्या होता है? कोई चीज़ अगर आपके करीब आती है तो उसको पुल बोलते हैं, कोई चीज़ आपसे दूर जाती है तो उसको पुश बोलते हैं. तो हमने एक तरह देखा जाए तो सारे कीवर्ड्स को फिर से रिवाइज़ कर लिया है, ठीक है.
एक और टॉपिक है एनसीईआरटी में व्हाट यू हैव लर्न, उस पर जरा मैं फोकस करता हूँ ताकि आप वो भी देख लीजिए व्हाट यू हैव लर्न में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला है, हम बस सीखते जाएंगे, हमें पता है कि नहीं पता है। फोर्स कुड बी पुश और पुल, सही बात है। अब फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी फोर्स बिना किसी बॉडी के इंटरेक्शन के नहीं होता। जब इंटरेक्शन के सर होता है फोर्स तो फिर नॉन कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं? तो बेटा इंटरेक्शन हमें दिख रहा है तो उसे कॉन्टैक्ट बोलेंगे, नहीं दिख रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे, लेकिन इंटरेक्शन डेफिनेटली होता है, चाहे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो या चाहे वो फील्ड लाइन्स के थ्रू इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द बोथ एम्प्लाइज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। बोल रहा, अगर कोई बोले कि मोशन को चेंज करने का मतलब क्या होता है, तो बोले या तो उसकी स्पीड बदल दो, या उसका डायरेक्शन बदल दो, या दोनों बदल दो। मतलब या तो उसका स्पीड यानी मैग्नीट्यूड बदल दो, जैसे 2 मीटर पर सेकंड जा रहा था वो चार्ज चलने लग जाए तो भी वो चेंज बोलेंगे मोशन में हुआ, या फिर सपोज ईस्ट में जा रहा था वो वेस्ट में चला जाए तब भी चेंज हुआ, या फिर दोनों एक साथ हो जाए तो हम लोग बोलते हैं चेंज हुआ है मोशन में। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज, ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा है कि भाई फोर्स बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। कि 5 इफेक्ट पढ़े हमने, वो किसी बॉडी का शेप, साइज़, किसी चलती बॉडी को रोक सकता है, रुकी बॉडी को चला सकता है, या किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है फोर्स इतनी सारी चीज़ें कर सकता है तो ये भी चीज़ें कर लेगा। अब फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद, हमने देखा है भाई कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, नहीं कॉन्टैक्ट में तो नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे। वो कॉन्टैक्ट में हो या ना हो फोर्स लगाया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रेशर, टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर होता है। लिक्विड एंड गैसेज एक्सिट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, जो लिक्विड और गैसेज होते हैं वो वॉल्स जो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उनके वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, मूवमेंट एनर्जी होती है, जिसमें वो मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते करते आपस में टकराते हैं तो फिर जाके रिमाउंड होकर वो दीवार उसकी जो कंटेनर की वॉल उससे टकराते हैं। जब उस वॉल से टकराते हैं तो उसको एक फोर्स लगाते हैं, और फोर्स अपन एरिया करने पे क्या आ जाता है? प्रेशर। प्रेशर और फोर्स में ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, जहाँ फोर्स है वहाँ पे प्रेशर होगा, जहाँ प्रेशर है वहाँ फोर्स होगा, तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर अराउंड अस इन इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमने भी यहाँ पे डेफिनेशन प्रेशर पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाई एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमने एक तरह से रिवीजन कर लिया। अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ओके, आइए एक्सरसाइज का जो पहला प्रॉब्लम है हमारा लिखा हुआ है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। गिव 2 एग्जाम्पल्स, बोला कि ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए जहाँ पे हम लोग पुश या पुल करके किसी बॉडी का मोशन चेंज करते हैं। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग दे सकते हैं कि ऑन द स्विंग व्हेन वी पुश, व्हेन बॉय इज सिटिंग देयर, व्हेन वी पुश इट टुवर्ड्स अस, हम मोशन में चेंज करते हैं। फिर पुश पुल का एग्जांपल अगर आपको और चाहिए तो रबड़ बैंड जब किसी को हम लोग मारते हैं तो पुश करते हैं, उसका मोशन में चेंज करते हैं। फ्रिज खोलते हैं हम लोग पुश करते पुल करते हैं, दरवाज़ा के बार पुश करके खोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे हम लोग किसी बॉडी का मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। इसका अगला है गिफ्ट एग्जाम्पल सिचुएशन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 एग्जाम्पल जहाँ पर शेप बदल जाता हो। अगर हम लोग गुब्बारा ले लें, गुब्बारे को अगर दबाएं तो फोर्स की वजह से उसका शेप बदल जाता है। हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट को दबाते हैं उसका शेप बदल जाता है। हम लोग अगर अंगूर ले, अंगूर दबाएं उसका शेप बदल जाएगा, तो फोर्स की वजह से शेप बदल सकता है। शेप और साइज में आपको डिफरेंस पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स एट द रोप, वी हैव टू apply a force and we have to actually pull rope towards us. So to draw water from we have to put force at the rope. A charged body dash an uncharged body towards it. A charged body attracts an uncharged body towards it. To move a loaded trolley we have to move a loaded trolley we have to apply force on it. सिंपल सी बात है। The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet, repel, दूर भेजेगा उसको। इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन आर्चर स्ट्रेचेज, आर्चर मतलब जो धनुष चलाता है, मतलब जो तीर, मतलब धनुष बाण मतलब जो चीज़ होती है आर्चरी। एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो, जिसका वो रस्सी जो लगी रहती है इसको बो बोलते हैं, उसको खींचता है पीछे, वाइल टेकिंग एम टू द टारगेट। She then released the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following term. मतलब एक सिंपल से एक आर्चर है, वो अपने एक तीर जो है धनुष चढ़ाता है, उसके धागे को पीछे खींचता है और कहीं छोड़ देता है आगे की तरफ, और वो तीर आगे बढ़ने लग जाता है। अब बोला क्या है, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको देखिए, इसमें दिख रहे होंगे मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। आपको इन ऑप्शन में से चीज़ों को फिलअप करना। लेट्स सी। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स To stretch the bow, the archer applies a force that causes change in its position.
To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its पोजीशन होगा, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि उस मतलब इस मोशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चला गया। द फोर्स अप्लाइड टू द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एग्जाम्पल ऑफ एन कॉन्टैक्ट फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स, ऊपर से एग्जाम्पल देना ना, तो आएगा यहाँ पे शेप आएगा, टू कॉज अ चेंज इन इट शेप, ठीक है। तो थी है द टाइप ऑफ फोर्स, पहले वाले में शेप हो गया, दूसरे वाले में कॉन्टैक्ट हो गया। तीसरा, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द आर्चर टू स्ट्रेच द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया पहला। बोला गया द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, एग्जाम्पल ऑफ अ मस्कुलर फोर्स होगा। While the arrow moves toward its target, the force acting on it are due to dash and that due to dash of air. While the arrow moves toward the target, the force acting on it are due to यहाँ पे कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। डी ऑप्शन देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइल द एरो मूव टुवर्ड्स ए टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, भाई क्या मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू, यार मस्कुलर तो होगा नहीं, फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। अच्छा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है सही बात है। जब वो एयर में होगा दो ही फोर्स ही लगेंगे, एक तो ग्रेविटी का लगेगा, दूसरा फ्रिक्शन, जो एयर से फ्रिक्शन मिलता है वो लगेगा। तो यहाँ पे एक तो ग्रेविटी हो जाएगी, मतलब देखो सही बात है। जब वो तीर छूट गया तो हवा में है, तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और जो फ्रिक्शन एयर लग रहा है। जनरली हम लोग फ्रिक्शन ऑफ एयर को जो है वो निग्लेजिबल मान लेते हैं, बट अब यहाँ पे दिया है तो ठीक है मान लो, लेकिन दो फोर्स ही लग रहे होंगे, तीसरा कोई और फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। पहले में क्या है, पहले में आपका शेप है, दूसरे में आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, तीसरे में आपका क्या है मस्कुलर फोर्स है, चौथे में आपका क्या है, एक तरफ है ग्रेविटी, दूसरी तरफ है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। कौन सा एजेंट फोर्स लगा रहा है, किस पे लग रहा है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस। अगर हम नींबू को निचोड़ते हैं तो बेसिकली स्टेट द फॉलोइंग एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। एजेंट कौन है, मतलब हम लोग खुद लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स है, लेमन पे फोर्स लग रहा है। स्टेट द इफेक्ट, इफेक्ट कैसा है ये बेसिकली देखा जाए तो हमारा पुश हो रहा है, पुश किया जा रहा है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब, फिर से ये जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, और इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट यही है कि मूवमेंट आ रहा है। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट अदर एंड इज ऑन द हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। बोला कि उस पर लोड लगाते हैं तो जब कोई स्प्रिंग लगी उस पर अगर हम लोग कोई लोड लटकाते हैं तो नीचे की तरफ वो खिंच जाती है। तो बेसिकली उसमें वो जो लोड है वो स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है, जो लोड है वो स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है, और स्प्रिंग जो है कैसी हो जा रही है, पुल हो जा रही है, इसका इफेक्ट है। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एथलीट जो है वो ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ज़मीन को वो पीछे की तरफ पुश कर रहा है, इसलिए ज़मीन उसको आगे की तरफ पुश कर रही है और इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, आगे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली एथलीट जो है ज़मीन पर यानी कि अर्थ पर, अर्थ जो है एथलीट पर फोर्स लगा रही है, और ये एक बेसिकली तरह पुशिंग फोर्स है, ठीक है, पुश किया जा रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। बेसिकली जब कोई आयरन हॉट होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। तो अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो बेसिकली वो किसी भी शेप में आराम से टर्न किया जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो गया, वो बहुत ईजिली मूव कर रहे हैं इधर उधर। उस वक्त हम लोग बाई अप्लाइंग द फोर्स उसको जिस भी, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो है किसी चीज़ का शेप और साइज बदल सकता है, तो हम उसमें फोर्स अप्लाई कर करके उसके शेप को अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। हालांकि जब उसको हम लोग गर्म नहीं करते, ठंडा भी रखते तब भी पीटते तो शेप बदल जाता, लेकिन तब क्या मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती उसको शेप को चेंज करने के लिए। जब उसको गर्म कर देंगे तो ऑलरेडी उनकी एनर्जी ज़्यादा है, उनकी मोबिलिटी बढ़िया है, वो आराम से हल्का सा फोर्स पाएंगे तो शेप को अपने एडजस्ट कर लेंगे। एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर। इन्फ्लेटेड मतलब होता है कोई फुला हुआ बैलून, जैसे बैलून होता है जो आप खरीद दुकान से लाते हो, उसमें हवा नहीं होती, जब उसमें वो जिसको फुला देते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड बैलून। एंड इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट वॉज बीन रफ्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू द वॉल। व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। सिंपल सी बात है, जब आप बैलून लेते हैं और उसको अपने
किसी सिंथेटिक किसी भी मतलब सिंथेटिक क्लोथ या अपने सर पे रगड़ते हैं या कहीं भी किसी कपड़े पे रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है, बेसिकली जो एटम्स होते हैं उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गेन या लॉस होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो एटम है, जो बैलून है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सपोज मान लीजिए जिससे आप टक्कर लगा रहे हो उसके उस बॉडी से निकल के बैलून में आ गया तो बैलून पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव जो भी बैलून के ऊपर आता है, इसको हम लोग दीवार के करीब लेके आते हैं, तो दीवार के अंदर भी एटम्स होते हैं। अगर सपोज मान लो पॉजिटिव चार्ज आपके बैलून के ऊपर है, तो क्या होगा कि वो जब दीवार के करीब जाएगा तो जो दीवार के अंदर, मैं आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको समझा के बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक मिनट, ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका बैलून है, ओके, और सपोज़ मैं उसको मैंने रब किया किसी चीज़ से, मैंने इसको पूरा रब किया, इस पर सपोज़ मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए होंगे, इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे बाहर की तरफ। अब ये वॉल हमारी है, इस वॉल में हमारे सब कुछ होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्ज एक साथ होते हैं कि एटम्स हैं इसके अंदर। एटम्स है तो भाई प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज से करीब जाता है तो थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर बाद की फिगर देखो, जब से करीब चला गया ये, तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वो तो रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है पूरा ये, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज के करीब कौन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सारे नेगेटिव चार्ज के करीब आ जाएंगे, यहाँ पे एकदम बाउंड्री पर आ जाएंगे, और सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिपल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब जब ये हो गया तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पॉजिटिव बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो है ये से जाके चिपक जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नेचर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नेम द फोर्स, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर। बोला कि नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। बोल रहा है कि अगर हमने एक प्लास्टिक बकेट लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और ज़मीन से ऊपर उठा के रखे हुए हैं, तो कौन कौन से उसमें फोर्स लगते हैं, इसको यही ज़रा समझते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें जो ये क्वेश्चन पढ़ लिया लास्ट में लिखा है कि हाँ, डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो समझते हैं क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी बॉडी में चेंज लाने के लिए, ठीक है, किसी बॉडी में चेंज लाने के लिए आपको उस पर बॉडी पर फोर्स नहीं, नेट फोर्स लगाना होता है। नेट फोर्स का मतलब मान लो कोई बॉडी है, आपने बैलेंस और नॉन बैलेंस फोर्स मैंने बताया था ना, अनबैलेंस फोर्स। सपोज बॉडी पर अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर इस बॉडी पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें कोई मोशनल चेंज नहीं होगा। मोशन चेंज क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, मोशन चेंज सिर्फ 3 चीज़ों पे हम लोग बोलते हैं मोशन चेंज को। पहला कि उसकी या तो स्पीड, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, या तो उसका डायरेक्शन बदल रहा हो, या तो ये एबव दोनों में से कोई भी, एबव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ 2 से जा रही है और 3 पे चली जाए या 4 पे चली जाए या 1 पे आ जाए, तो ये जो हुआ बेसिकली ये इमोशनल चेंज हुआ। या फिर कोई इधर जा रही है 2 से और इधर चली जाए तो ये इमोशनल चेंज हुआ, या फिर दोनों हो जाए, इनको बोलते हैं इमोशनल चेंज, ठीक है। तो इमोशनल चेंज के लिए तो ये कंडीशन फिट है। अब इमोशनल चेंज लाने के लिए हमें बॉडी पर सपोज मान लो अगर इस पर हमने यहाँ पे 2 न्यूटन इधर लगाया, 2 न्यूटन इधर लगाया, तो नेट फोर्स तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, तो बॉडी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसका शेप साइज चेंज हो सकता है लेकिन इमोशनल चेंज नहीं आएगा। अब सपोज मान लो यही एक बॉडी ऐसी है, इस पर हम लोगों ने 5 न्यूटन इधर लगाया और 3 न्यूटन इधर लगाया, तो अब नेट फोर्स देखा जाए तो क्या होगा, नेट फोर्स 5 इधर 3 इधर, तो कितना आएगा नेट फोर्स, 2 न्यूटन आएगा। अब जो है हो सकता है, अब हो क्या सकता है, 100% बॉडी जो है इसके अंदर इसकी स्पीड बढ़ेगी और इमोशनल चेंज इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या क्वेश्चन बोला गया कि मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है और उसको आपने पकड़ के पूरा पानी भरा, उसमें पकड़ के आप खड़े हैं। जब आप पकड़ खड़े तो देखो उस पर ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी m/g, और आपने इसको पकड़ के रखा है तो आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जो कि बिल्कुल mg के, मैं लिखता हूँ मस्कुलर फोर्स, बिल्कुल जो है mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो वो जो पर्टिकुलर बकेट है वो कहीं मूव नहीं कर रही, ना तो नीचे की तरफ जा रही है ना ऊपर तरफ जा रही है, मतलब जहाँ पर भी है वहाँ पर दोनों फोर्स बैलेंस है। जब नेट फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉडी कभी मोशनल चेंज नहीं कर सकती। हाँ, बहुत कर सकती है, तो शेप साइज चेंज करती है। आप देखना जब बकेट उठाते हो तो यहाँ थोड़ा सा इस तरह की हो जाती है, सिलेंड्रिकल शेप उसकी हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। तो मतलब शेप साइज बैलेंस फोर्स बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं बदल सकता है वो है उसका मोशनल चेंज। मोशन मतलब तभी होगा जब बॉडी में स्पीड या डायरेक्शन चेंज होगा। बात समझ में आती है? चलिए अगला है, अ रॉकेट हैज़
बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। बोला कि एक रॉकेट फायर किया गया अपवर्ड, ऊपर, ऑब्वियसली बात ऊपर ही फायर करेंगे, टू लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। बोला कि ऑर्बिट में, जो अर्थ की ऑर्बिट, उसमें सैटेलाइट को फिक्स करने के लिए एक रॉकेट फायर किया गया। नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। बोला जैसे ही बाहर निकलता है दो फोर्सेज का नाम बताइए कि कौन कौन से दो फोर्स पे लग रहे होंगे। जैसे फैकल्टी, जैसे जो रॉकेट है अपना वो ऊपर निकलता है तो क्या कौन दो फोर्स लग रहे होंगे। तो ज़रा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा एक रॉकेट है और उसमें से फायर निकल रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इस पर एक फोर्स डेफिनेटली किसका लगेगा, एक फोर्स हमारा ग्रेविटी का लगेगा mg, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, ये जो आप का ये फ्यूम्स, जो फ्यूम्स हैं वो इतनी देर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो फ्यूम्स हैं ये बेसिकली एयर पे फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, इसको एयर को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, एयर को इधर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो एयर है वो किस पे फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है आगे की तरफ, ठीक है। तो आप इसको नाम दे सकते हो बेसिकली कि अप थ्रस्ट फोर्स बोल सकते हो उसको आप, एयर का अप थ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स जो एयर लगा रही है। तो बेसिकली दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी जो नीचे की तरफ खींच रही है, अप थ्रस्ट ऊपर। और अगर आपका रॉकेट टोटल ऊपर जा रहा है, अगर आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो डेफिनेटली ये फोर्स जीत रहा होगा, अप थ्रस्ट फोर्स जो हमारा है वो जीत रहा होगा, तभी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। और ग्रेविटी हार रही होगी तभी वो चीज़ नीचे नहीं जाए। अगर अप थ्रस्ट फोर्स कम हो जाए और ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो चीज़ नीचे गिरने लगेगी। अगर अप थ्रस्ट फोर्स और ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाएं तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो भी इसकी वेलोसिटी रहेगी उसी से वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ना इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, मतलब उसके इमोशनल चेंजेस नहीं होंगे अगर दोनों फोर्स बराबर जाते हैं। तो जो ऊपर फोर्स ज़्यादा हुआ तो ऊपर जाएगी, जो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हुआ तो नीचे आएगी, बराबर हुआ तो उसी से चलती रहेगी कॉमन उससे, कोई दिक्कत नहीं। ना बोला गया अगला लास्ट क्वेश्चन, when we press the bulb of a dropper with its nozzle। देखो ड्रॉपर क्या होता है समझ लो। जैसे आपने देखा होगा कि इंक वगैरह भरने के लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं ड्रॉपर को, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। जैसे मान लो कि सपोज़ ये इसका हो गया बॉडी, ये हो गया इसका नोज़ल, एक खुला है, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बल्ब लगा रहता है। अगर आप कभी इंक वगैरह फिल करते हो तो आप देखोगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग दबाते हैं तो जो यहाँ पे एयर फिल्ड रहती है, वो एयर बेसिकली जब उसको दबाते हैं तो एयर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एयर बाहर निकल जाती है। एयर जैसे ही बाहर निकली वैसे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो बाहर जिस भी चीज़ में उसको डालते हैं वहाँ से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है, एक सेकेंड, वो पर्टिकुलर चीज़ जो है जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ के अंदर चली जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं इसको अगर पानी में डालता हूँ और यहाँ पे दबाता हूँ, तो तुम पहले देखोगे जब पानी में इसको डालूंगा मैं तो बुलबुले निकलेंगे, क्योंकि अभी पूरी जिसको दबाया तो इसके अंदर जो एयर होगी वो बाहर आएगी। जब एयर बाहर आती है तो यहाँ क्या बुलबुले का फॉर्मेट लेके निकलती है। अब एयर तो निकल गई यहाँ से, तो यहाँ पे लो कैसा हो गया, लो हो गया। यहाँ पानी है, प्रेशर हाई है, तुरंत पानी क्या होगा, इसके अंदर भाग जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा। तो बेसिकली ये होता है फिनोमेना। हम लोग जब बल्ब को पीछे से दबाते हैं तो जिसके अंदर की एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जिस चीज़ को डालते हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ अपने आप आपको पता होगा, जो कोई भी फ्लूइड होता है, कोई भी जो फ्लूइड होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है, फ्लूइड है या जो भी चीज़ है वो इसमें आराम से यहाँ से उठ के इसके अंदर भर जाता है। बात समझ में आई? अब सवाल पढ़ते जरा। लिखा है कि व्हेन वी प्रेस द बल्ब समझ रहे हो ना, बल्ब इसको बोलते हैं, जो पीछे वाला चीज़ ये चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर। बोला कि नोजल क्या होता है, जो ये आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दिस इज कॉल्ड नोजल। तो बोला कि व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ अ नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ बबल। ये समझ में आई रहा है आपको जो मैंने बताया अभी, ठीक है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, एक बार हम लोग जो इसको छोड़ते हैं तो वाटर गेट फिल्ड इन वाटर, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू डेफिनेटली प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर इसके बिना देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होगा कि इससे एयर आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर आएगी। शेप ऑफ द रबर बल, ग्रेविटी तो उससे कोई मतलब नहीं, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है। एक ही बची कि भाई वाटर का जो प्रेशर ज़्यादा था और जो अंदर प्रेशर था कम था, तो प्रेशर ऑफ वाटर ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर घुस गया। अगर वही प्रेशर वाटर कम होता तो कभी अंदर नहीं आता। बात समझ आई? तो ये थी हमारे इस चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर की एक्सरसाइज। हमने सारे कीवर्ड्स को ध्यान दे दिया, हमने जो वॉट एवर यू लर्न को रिवाइज कर लिया, सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको अलग से एड्रेस करूँगा। इसके पीछे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। देखिए एक्टिविटीज़ हमेशा सोचने वाली होती हैं, सोच के करने वाली होती हैं। इस एक्टिविटीज़ को आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक करने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर इसको हम लोग क्लास में इसका डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।